नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। मॉर्निंग कॉल में आपका स्वागत है। शुरुआत इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। जनवरी के स्तर पर ही क्रूड के प्रोडक्शन को सीमित रखने पर चर्चा करेंगे ओपेक मेंबर्स और रूस। मार्च में होगी बातचीत। खबरों के बाद रातों रात क्रूड के दाम उछले। क्रूड में उछाल के बाद ग्लोबल बाजार दौड़े। डाउ 200 पॉइंट चढ़ा, S&P 500 और नैस्डैक में 1% का उछाल, यूरोप में 2.5% तक की तेजी, तो एशियाई बाजार भी मजबूती से खुले। आज से मार्च सीरीज की शुरुआत। फरवरी सीरीज से निराश बाजार। निफ्टी 52 हफ्तों के निचले स्तर पर जाकर 7,000 के नीचे बंद। अब सभी की नजरें सोमवार को आने वाले आम बजट पर। मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यम आज संसद में पेश करेंगे इकोनॉमिक सर्वे। CNBC आवाज पर एक्सपर्ट्स का पैनल आपको बताएगा सर्वे की बारीकियां और बाजार का एक्शन। आज से 7 नई कंपनियां NSE FNO में होंगी शामिल। यूनाइटेड स्पिरिट्स, कमिंस, PC ज्वेलर्स, टाटा एलेक्सी की होगी एंट्री। Diageo से $7.5 करोड़ लेकर यूनाइटेड स्पिरिट से बाहर हुए विजय माल्या। माल्या पर Diageo की कोई देनदारी नहीं। माल्या जाएंगे ब्रिटेन। और चौथे दिन भी टाटा मोटर्स के सानन में हड़ताल जारी। कल हुई 2 घंटे की वार्ता के बाद भी कर्मचारियों और प्रबंधन के बीच नहीं बनी बात। लेकिन चलिए सबसे पहले देख लेते हैं इस शुक्रवार की सुबह किस तरह के क्यूज हमारे मार्केट्स के लिए आ रहे हैं और तगड़ी मजबूती के इंडिकेशंस हैं। ध्यान रखें, हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र, नई सीरीज का पहला दिन और इनफैक्ट यूनियन बजट से पहले लास्ट ट्रेडिंग सेशन कह लीजिए, और ऑलमोस्ट 1% की मजबूती के साथ कामकाज और पूरी तरह से कच्चे तेल के चलते आप देख रहे हैं ये ग्लोबल इक्विटी मार्केट्स में उछाल है। डिटेल में आगे इन पे सब पे बातचीत होगी। इन CNBC आवाज के मार्केट एडिटर अनिल सिंघवी का मानना है कि भारतीय बाजारों में आज खरीदारी करने के मौके ढूंढने, एक रिकवरी आने की उम्मीद है। तो रणनीति क्या हो, कौन से लेवल्स पे खरीदारी करें, क्या टारगेट्स होंगे, ये सब डिटेल में अनिल से मैं आगे बातचीत करूंगा। लेकिन इस समय एजेक्स निफ्टी की मजबूती की वजह है कच्चा तेल। कल ध्यान रखें, हमने देखा था लोअर लेवल से इंटरनेशनल मार्केट्स में एक बेहद स्मार्ट रिकवरी आई, जो हमने हेडलाइन में भी मेंशन करा कि ओपेक और रशिया के बीच में पॉसिबल है। मार्च में एक रिपोर्ट आई है कि बैठक होगी प्रोडक्शन को कैप करने की। उस खबर के बाद इक्विटी मार्केट झूमते हुए नजर आए। मेरे साथ मेरे सहयोगी डिम्पी कालरा जुड़ चुके हैं। डिम्पी, हाय, गुड मॉर्निंग। अमेरिका में 1.25% का उछाल, डाउ में मेरे ख्याल से 200 पॉइंट के आसपास की तेजी थी। पूरी तरह से कच्चा तेल एक वजह बना हुआ है, कह सकते हैं, क्योंकि रिवर्सल दिखा कल यूएस मार्केट्स में। अगर आप फर्स्ट हाफ देखेंगे तो पूरी तरह से कमजोर था, लेकिन सेकंड हाफ में एक अच्छी खासी स्ट्रेंथ भी आती हुई दिखी है। 2 इंपॉर्टेंट चीज थी, एक तो रिपोर्ट तो थी, साथ ही वेनेजुएला के जो मिनिस्टर हैं उन्होंने ये बात कंफर्म की है कि मार्च में हो सकता है रूस और ओपेक देशों के बीच में बात हो। असल में रूस बहुत एग्रेसिवली ये बातचीत करना चाहता है, प्रोडक्शन कट करना चाहता है, क्योंकि उसका करीब 34% इनकम जो GDP का वो कहीं ना कहीं कच्चे तेल से ही आ रहा है। तो उसको बड़ी दिक्कत है रूस को इस समय, और रूस ये चाहता है कि कहीं ना कहीं उत्पादन कम हो, प्राइसिंग ऊपर जाए, ताकि उसकी बैलेंस शीट्स काफी तक ठीक हो पाए। इसके अलावा कुछ एक और अहम आंकड़े भी थे जो कि ये कह सकते हैं कि यूएस मार्केट को प्रोपेल करते हुए दिखे, बढ़त दिखाते हुए दिखे। वो तो जनवरी में ड्यूरेबल गुड्स के आंकड़े आना, यहाँ पे करीब 4.9% का एक उछाल आते हुए दिखा है, जो कि उम्मीद से कहीं बेहतर था। इसके अलावा नॉन डिफेंस में भी जो आंकड़े आए हैं गुड्स के, वो बेहतर ही रहे हैं। पर्सनल इनकम के आंकड़े आज होंगे, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है ये भी, और साथ ही कंज्यूमर स्पेंडिंग के, बहुत इंपॉर्टेंट है, कंज्यूमर स्पेंडिंग के आंकड़े भी यूएस में आज शाम को ही आ जाएंगे। इसके अलावा जनवरी में महंगाई अगर देखें, ये यूरोप की मैं बात अब बता रहा हूं आपको, वो है 0.3%, जो कि ठीक ठाक रही है। जितनी उम्मीद थी शायद उतनी ही आती हुई दिखे, इसलिए यूरोपियन बाजार भी आपको काफी तेज आते हुए दिखेंगे। इसके अलावा Q4 के GDP के आंकड़े भी कल यूके के आए, और उसमें रिवाइज्ड आंकड़े थे, उसमें बढ़ोतरी आती हुई दिखी है 0.5% की, तो वो भी एक बड़ा कारण था जो कि यूरोप को तेज करके गया। लेकिन एशिया में थोड़ी सी दिक्कत कल चाइना से थी। आपको पता है कि लिक्विडिटी को लेकर कंसर्न्स कुछ हद तक चीन में अभी भी है, तो आज देखना होगा चाइनीज मार्केट कैसे प्ले करता है। ओवरऑल अगर आप यूरोप और अमेरिका देखेंगे, वहां से संकेत ठीक है। जी हाँ, चाइना का मार्केट इनफैक्ट कल 6.5% जाके
नीचे बंद हुआ है। यूरोप में जो 2-2.5% की तेजी आई है, ध्यान रखें वो कच्चे तेल में कमजोरी के बावजूद आई है, क्योंकि जो डिम्पी हाईलाइट कर रहे थे लोअर लेवल से रिकवरी कच्चे तेल में आई थी, तब तक यूरोप के मार्केट्स बंद हो चुके थे। तो यूरोप इनफैक्ट परसों जो कच्चे तेल में सिमिलर मूव आया था उस पर रिएक्ट कर रहे थे, और हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं शायद यूरोपियन मार्केट्स आज भी मजबूती के साथ खुलते हुए नजर आए, क्योंकि कल के कच्चे तेल का मूव कैप्चर करना अभी उस मार्केट्स के लिए बचा रह गया है। तो ग्लोबल संकेत पॉजिटिव है, लेकिन भारतीय बाजारों में आपको याद होगा कल जो सीरीज का आखिरी दिन था, इनफैक्ट पूरी फरवरी की सीरीज बेहद कमजोर रही है। 6% के आसपास सेंसेक्स और निफ्टी ने फरवरी सीरीज में गवा दिया, और सीरीज का आखिरी दिन यानी कि कल का ट्रेडिंग सेशन भी कमजोरी के साथ था। कल भी हमने देखा सेंसेक्स में 0.5%, निफ्टी में 2-3 के आसपास का दबाव, 6970 के लेवल्स पे जाके कल निफ्टी क्लोज हुआ है, यानी कि साल के सबसे न्यूनतम स्तरों 52 वीक लोज जिसे हम कहते हैं उन लेवल्स पे जाके क्लोज। मिड कैप्स स्मॉल कैप्स की पिटाई थी, 1% वो पॉकेट्स नीचे गई, और कल के सेशन और पूरी सीरीज में दिक्कत थी बैंक से। बैंक निफ्टी पूरी सीरीज में बीती फरवरी की 12% कमजोर हुआ, और कल के कारोबारी सत्र में भी आपकी स्क्रीन पर 0.25% के आसपास का दबाव। लेकिन चलिए आज से एक नई सीरीज की शुरुआत है। आज क्यूज भी ग्लोबली सपोर्टिव नजर आ रहे हैं। सीएनबी सेवास के मार्केट से डेटा अनिल सिंह भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल हाय, गुड मॉर्निंग। आपकी कोट प्लेट में पढ़ रहा था, बाजार में आज एक रिकवरी की उम्मीद, खरीदने की सलाह है, रणनीति क्या बनाऊं सर? देखिए आशीष, ग्लोबल संकेतों के चलते आज रिकवरी हुई। कल हमने वो रिकवरी मिस इसलिए की क्योंकि एक्सपायरी का दबाव काफी था, और एक्सपायरी के चलते जो पोजीशंस काफी शॉर्ट रोल ओवर हो रहे थे, उसके चलते बाजार ऊपर ज्यादा आ नहीं पाया। ये बात सही है कि हम 52 वीक लो पर जाकर कल बंद हुए हैं, लेकिन इन लेवल के आसपास थोड़ी सी खरीदारी इस लिहाज से भी हो सकती है, बड़ी इवेंट है, मंडे को बजट है, तो काफी शॉर्ट सेलर्स हैं, वो अपनी पोजीशन थोड़ी सी शॉर्ट कवर करना चाहेंगे। अब ग्लोबल रिकवरी के साथ हम ऊपर तो जाएंगे, लेकिन डेटा ऐसे हैं कि उससे बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस बन नहीं रहा, खासतौर से एफआईएस की जिस तरह से बिकवाली होती दिख रही है। तो मेरा ये मानना है कि शायद आपको ऊपरी स्तर पर से बिकवाली का दबाव आता दिखे, लेकिन एक बार 7050 से लेकर 7100 की रेंज में बाजार ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है। एक स्टॉप लॉस छोटा ही है, 6950 के आसपास का जो कल का भी था, और जहां पर बाजार ने कल सपोर्ट लेने की कोशिश की उसके नीचे हम गए नहीं। आज भी वहीं पर स्टॉप लॉस रखना चाहिए, और रिकवरी के लिए आपको कोशिश करनी चाहिए। लेकिन एक बात साफ है, वो ये कि बड़ी इवेंट को देखते हुए, बजट को देखते हुए सोमवार को पोजीशंस जितनी हल्की रखें उतना बेहतर है। ओके, तो बड़ी इवेंट है, सोमवार के लिहाज से पोजीशंस हल्की रखें वही बेहतर है। और शंघाई के मार्केट्स खुलते हुए 300 बिलियन युआन की, माफ कीजिएगा, लिक्विडिटी इंजेक्ट करी है वहां के सेंट्रल बैंक ने, और कल 6.5% के तगड़ी पिटाई के बाद आज 3/4% की उछाल के साथ वहां के मार्केट शुरुआत करते हुए, वो जो नीचे आपकी स्क्रीन पे फ्लैशेस चल रहे हैं वो एक्यूरेट इस टाइम पे आपको हालात बता रहे हैं वहां के मार्केट्स के। लेकिन चलिए, कल एक्सपायरी हुई है, एक्सपायरी के बाद किस तरह के संकेत हैं, किस तरह के रोल ओवर हुए हैं, नई सीरीज के लिए हम और आप किन लेवल्स पे नजर रखें। डिम्पी मेरे साथ बने हुए हैं जो हमेशा से वायदा बाजार के आंकड़े का बेहतरीन आकलन करते हैं आपके लिए। डिम्पी बताएं क्या क्यूज है हमारे लिए? पहले शुरुआत एफआई से ही कर लेते हैं। अगर आप एफआई के आंकड़े देखेंगे, जैसे अनिल भी कह रहे थे कि एफआई सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, अगर आप देखें तो कल नेट सेलिंग हुई है करीब 1450 करोड़ रुपए की कैश मार्केट में, और कैश मार्केट में इस तरह की सेलिंग और बाजार अपने 50 वीक लो पे खड़ा हो जाए तो आप सिर्फ एक छोटे पुल बैक की उम्मीद कर सकते हैं। एफआई का डाटा कम से कम ये कह रहा है। दूसरा, कल डीआईज अगर देखें तो एफआई ने जितनी बिकवाली की उससे आधी, सिर्फ 50% ही उनकी तरफ से खरीदारी होती है। देखिए सिर्फ 800 करोड़ रुपए की। अमूमन ये होता था कि जितनी सेलिंग उनसे आती थी, ज्यादातर हम डाटा देख पा रहे थे कि उतनी ही बाइंग कहीं ना कहीं डीआईज की तरफ से आ जाती थी। तो कल तो एक थोड़ा ये मिसमैच दिखा। दूसरा, अगर आप एफ एंड ओ ही सेगमेंट में देखेंगे, कल इंडेक्स ऑप्शन के आंकड़े फिर से ध्यान रखिए, बाजार टूट रहा है। इंडेक्स ऑप्शन के अंदर 2400 प्लस करोड़ रुपए की सेलिंग होती हुई दिखी है एफआईएस की तरफ से, जो कि डायरेक्शनल अप्रोच दे रही है बाजार के अंदर। शायद बाजार पुल बैक ही देखेगा, एक टर्न अराउंड की स्टोरी तो कम से कम इस डाटा के हिसाब से नहीं कह सकते आप। दूसरा, रोल ओवर ठीक ठाक था, एवरेज रोल ओवर 67% का निफ्टी पे मिल गया और 68% का बैंक निफ्टी पे मिला। एक अच्छी चीज सिर्फ कल बाजार के अंदर दिख रही कि प्रीमियम के साथ हम रोल करके गए निफ्टी के, इसलिए आज शॉर्ट कवरिंग की थोड़ी बहुत उम्मीद की जा सकती है। दो इंपॉर्टेंट आंकड़े ऑप्शन से, पहला 7200 की कॉल के अंदर एडिशन हुआ है लेकिन प्रीमियम घट गया, यानी कि 7200 की कॉल को अभी भी शॉर्टिंग जारी है और हो सकता है आज पुल बैक में मिलेगा, तो 7200 की कॉल के अंदर आपको ज्यादा सर्ज नहीं मिलेगा। ध्यान रखिएगा 7200 की कॉल अभी भी कमजोर है। हाँ, 6800 की पुट के अंदर आज थोड़ा मोमेंटम आएगा, ये आज प्ले करने वाला दिन होगा क्योंकि इसमें करीब 10 लाख शेयर कल जो ओपन इंटरेस्ट में जुड़े थे, प्रीमियम बढ़ा था, आज हो सकता है वापस कुछ घटे। अगर आप मोमेंटम प्ले करना चाहते हैं तो 6800 की पुट होगी। ओके, तो शॉर्ट कवरिंग यानी कि मंदी के सौदे कटने का शायद आज के ट्रेडिंग सेशन में हमें
फायदा मिलता हुआ नजर आया। लेकिन चलिए आज का इवेंट्स कैलेंडर यानी कि आपकी हमारी नजर कहां रहनी चाहिए। मुख्य आर्थिक सलाहकार संसद में पेश करेंगे इकोनॉमिक सर्वे, आसान शब्दों में एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसमें बीते 12 महीनों में इकोनॉमी के हालात कैसे रहे उसका एक रिव्यू होता है ये, और जो तमाम मेजर डेवलपमेंट होते हैं, प्रोग्रेस जो स्कीम्स थी उनके प्रोग्रेस का एक समराइजेशन होता है, एक डिटेल्स वहां पे होती हैं। साथ साथ सरकार के जो पॉलिसी इनिशिएटिव्स आने वाले हैं उसकी एक अंश दिखाने की, उसका एक हाईलाइट दिखाने की कोशिश होती है। इसके साथ साथ एनएसई के एफएनओ में आज से 7 नए स्टॉक्स जुड़ते हुए नजर आएंगे और आंध्रा बैंक फोकस में रहेगा क्योंकि एलआईसी को प्रेफरेंशियल शेयर अलॉटमेंट पर बोर्ड की बैठक आज है। पहले बाजार पे एक और एक्सपर्ट की मैंने बात करी थी और अब हमारे साथ प्रिसीजन इन्वेस्टमेंट सर्विसेज के किरण जाधव जुड़ रहे हैं। किरण हाय, गुड मॉर्निंग। संकेत बेहतर है लेकिन बीती सीरीज ने डरा दिया है, क्या करूं आज? बिल्कुल आशीष जी, मेरा मानना है टेक्निकली 6960 ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है जो कि पिछले 10 ट्रेडिंग डेज में के लोज अगर ज्वाइन करते हैं तो उसकी ट्रेंड लाइन वैल्यू भी है और हम उसके बहुत करीब जाके क्लोज हुए, तो इसके नीचे जाने की उम्मीद बहुत कम है। अगर मार्केट फ्लैट खुलता है तो बाय करने की सलाह होगी। 6940 का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए और टारगेट 7000 का रखना चाहिए। इंटरेस्टिंग। तो दोनों एक्सपर्ट्स, अनिल से बात करी, किरण से बात करी, दोनों का मानना है एक रिकवरी देखने को मिलेगी, खरीदारी करने के मौके ढूंढने। किरण मानते हैं 7000 तक के लेवल्स तक निफ्टी शायद आज आपको जाता हुआ नजर आए। लेकिन किरण, कोई स्टॉक्स आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए जो आपने आइडेंटिफाई करे हो सर? 2 स्टॉक्स है जहां पे एक सिंजिन बाय करने की सलाह होगी, स्टॉप लॉस 378 रखना चाहिए और टारगेट 390 से 395 तक आने चाहिए। दूसरा होगा ईआईडी पैरी जहां पे स्टॉप लॉस 16750 का रखना चाहिए और टारगेट 17650 का होना चाहिए। ओके, चलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सुबह सुबह वक्त निकालने के लिए। तो निफ्टी में खरीदारी, ईआईडी पैरी आपकी स्क्रीन पर और सिंजीन, इन तीनों में खरीदारी करने की सलाह, लेवल्स आपकी स्क्रीन पर। लेकिन डिम्पी मेरे साथ बने हुए जिन्होंने कुछ और एक्सपर्ट से बातचीत करी है, आज के कुछ और ट्रेडिंग आइडियाज लेकर आए। डिम्पी बताएं। एक आप एचडीएफसी बैंक भी देख सकते हैं, आशुतोष शर्मा जो कि डेरिवेटिव्स भी देखते हैं, उनका ये कहना है कि 965 तक ये जा सकता है। 940 का इसमें आप एक स्टॉप लॉस रख लें, 1 से 2 दिन का दिया गया ट्रेड है, एचडीएफसी बैंक है। इसके अलावा अंबुजा सीमेंट, इसमें भी आप खरीदारी करके चल सकते हैं। यहां पर आपको जो टारगेट दिया गया है 205 रुपए का है और आपको जो स्टॉप लॉस रखना है करीब 185 रुपए तक की रेंज का रखना है। एक सेल कॉल भी मिली है हमारे को हेमंत कपाड़े की तरफ से, उनका कहना है कि 451 451 के टारगेट के लिए शॉर्ट करें बायकॉन को, 463 का एक स्टॉप लॉस रख लें आप। इंटरेस्टिंग है। तो ज्यादातर एक्सपर्ट्स बुलिश हैं आज की मार्केट में, रिकवरी पे प्ले कर रहे हैं, निफ्टी पे भी पॉजिटिव कॉल, ज्यादातर स्टॉक्स पे पॉजिटिव कॉल। और इंटरेस्टिंग ये है, किरण मानते हैं सिंजीन में खरीदारी और साथ साथ एक बायोकॉन पे सेल की रिकमेंडेशन आती हुई, बस इकलौती एक सेल रिकमेंडेशन आज की जो है वो बायोकॉन की है। लेकिन आज कौन से टॉप 5 शेयर्स रहेंगे फोकस में, जानते मेरे सहयोगी हेमंत घई से। हेमंत हाय, गुड मॉर्निंग। कौन से स्टॉक्स आज रडार पर रहने वाले? जीएमआर इंफ्रा, जीवीके पावर, ये 2 शेयर रडार पर रहने वाले हैं और पिछले कुछ दिनों से अच्छी खबरें आ रही थी और अब देखिए थोड़ी सी टेंशन में आने वाली खबरें यहां पर आ रही हैं। सीएजीए ऑडिट करेगा, इस तरह की खबरें हैं और उस ऑडिट से पहले एएआई ने यानी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने, जो नेशनल एयरपोर्ट ऑपरेटर है, उसने डिटेल्स मांगी है जो ज्वाइंट वेंचर्स इन दोनों कंपनियों ने किए थे मुंबई और दिल्ली के एयरपोर्ट्स के लिए। तो देखना होगा किस तरह की रिपोर्ट्स ये पेश करते हैं एएआई को और उसके बाद सीएजी ऑडिट में क्या निकल कर आता है। तो इन दोनों शेयरों पर नजर रखिए। आरसीएफ पर नजर रखिए। एफसीआई की एक यूनिट थी जो मुश्किल में थी और उसको सिंदरी यूनिट को रिवाइव करने के लिए यहां पर बातें चल रही थी काफी समय से और अब चर्चा ये हो गई है कि आरसीएफ यहां पर 11% हिस्सेदारी खरीदेगा इस जॉइंट वेंचर कंपनी में जो रिवाइव करने के लिए इस यूनिट के लिए बनेगी। फ्यूचर ग्रुप के लिए कुछ खराब खबरें यहां पर आती हुई कि एक हांगकांग का फंग ग्रुप था जिसके साथ ये बातचीत कर रहे थे एक जॉइंट वेंचर करने के लिए, वो अब रद्द होता हुआ दिख रहा है। तो वहां पर बात नहीं बनी है, तो इस शेयर पे देखना होगा आज किस तरह का असर देखने को मिलेगा। और साथ ही 7 ऐसी कंपनियां हैं जो एफएनओ में आज से शामिल होने वाली हैं। यूनाइटेड स्पिरिट्स, इस स्टॉक पर वैसे भी खबरों के चलते आज असर देखने को मिलेगा, लेकिन ये एफएनओ में शामिल होगा काफी समय के बाद। इस पर नजर रखिए। क्यूमिंस, पीसी ज्वेलर्स, टाटा एलेक्सी, ये कुछ और ऐसी कंपनियां हैं जो एफएनओ में आज से शामिल होती हुई दिखेंगी। टाटा स्टील के लिए एक खराब खबर आती हुई, बस्तर में एक प्लांट था इनका जहां पर इन्होंने बात करी थी प्लांट लगाने की करीब 20,000 करोड़ रुपए के निवेश के साथ, लेकिन आप देखिए जो आयरन और माइन थी छत्तीसगढ़ में वो इनके हाथ से अब निकल रही है, उसके चलते उस प्लांट के ऊपर एक सवालिया निशान बनता हुआ दिखेगा। तो टाटा स्टील के शेयर पर भी आज आपकी नजर होनी चाहिए। ओके, क्विकली एक रैप अप। जेएमआर, जीवीके, सीएजी ऑडिट, बुरी खबरें स्टॉक्स के लिए। आज से आरसीएफ एक स्टेक बाय कर रही है रिवाइव करने के लिए यूनिट।
तो मोटा मोटी थोड़ा सा कंसर्निंग खबर तो है ही है। फ्यूचर ग्रुप रडार पे रहेगा, एक जेवी शायद टूटता हुआ नजर आ रहा है। एफएनओ इंक्लूजन में तमाम 7 स्टॉक्स आज फोकस में रहेंगे, यूएसएल, कमिंस, टाटा एलेक्सी, पीसी ज्वेलर, ग्रैन्यूल्स इंडिया और इंडो काउंट। और फाइनली टाटा स्टील बस्टर प्लांट शायद रद्द होता हुआ नजर आए, तो वो एक बुरी खबर। लेकिन हेमंत, आप इससे पहले जाएं, एक और बड़ी खबर आ रही है यूएसएल और विजय माल्या की ओर से। माल्या ने कहा जा रहा है मोटी रकम लेकर यूएसएल के चेयरमैन पद से इस्तीफा दे दिया है। क्या है पूरी डिटेल्स? आपको याद होगा 2004 में डीआईयू ने यूनाइटेड स्पिरिट्स को खरीदा था, उसके बाद काफी सारी रेगुलरिटीज पाई गई थी। माना जा रहा था कि कई लोन्स दिए गए हैं और उनको शेडी लोन्स कहा जा रहा था। जांच कमेटी बनी थी, उसके बाद डीआईयू ने कहा था कि विजय माल्या को पद से इस्तीफा देना चाहिए, लेकिन विजय माल्या अड़े हुए थे और वो कहते शेयरधारक ही उन्हें निकाल सकते हैं, इसके अलावा और कोई नहीं निकाल सकता। दरअसल अंदर ही अंदर आप देखिए, अंदर खेमे में एक कॉम्प्रोमाइज डील चल रही थी और वो डील अब हो चुकी है और उसका आउटकम जो आया है वो आपको बता दूं। विजय माल्या अब इस्तीफा दे चुके हैं पद से, चेयरमैन पद से, लेकिन चेयरमैन एमिरेट्स का पद उनके पास अभी भी रहने वाला है। और जो उन्होंने डील करी है उसमें बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें हैं आशीष। उन्होंने कहा है कि अगर कोई भी इंक्वायरी जो चल रही थी, जो कमेटी इंटरनली जांच कर रही थी, जिसमें काफी सारे कर्जों को लेकर सवालिया निशान लगे हुए थे, उसका कोई भी आउटकम आता है और वो नेगेटिव आता है तो विजय माल्या के ऊपर कोई आंच नहीं आएगी। तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज है। साथ ही आप देखिए उन्होंने पद से इस्तीफा देने के लिए क्या रकम ली है, $7.5 करोड़ उनको मिलने वाले हैं इस पद से इस्तीफा देने के लिए। और ये तो रकम सामने सामने दिख रही है, इसके अलावा कई तरह के प्रिक्विजिट्स हैं, कई तरह की चीजें हैं जो उनको मिलने वाली है। फॉर्मूला 1 में स्पॉन्सरशिप मिलने वाली है। तो काफी बेहतरीन डील विजय माल्या ने अपने लिए क्लिंच करी है। लेकिन आप देखेंगे कि अब शेयरधारक किस तरह से रिएक्ट करते हैं, खासतौर पर यूनाइटेड स्पिरिट्स के। विजय माल्या के लिए अच्छी डील है, विजय माल्या की होल्डिंग कंपनियों के लिए अच्छी डील है। शायद यूबी होल्डिंग, मैकडॉवेल होल्डिंग अच्छा प्रदर्शन आज दिखा सकते हैं, लेकिन यूनाइटेड स्पिरिट्स के शेयरधारक इस डील को किस तरह से देखेंगे उस पर आज सबकी नजर बनी रहेगी। विजय माल्या के लिए अच्छी खबर, तो अब वो किंग ऑफ गुड टाइम्स बने रहेंगे। लेकिन चलिए यूके शिफ्ट होने वाले हैं, कह रहे हैं कि उन्होंने अपनी जो रिलीज दी है उसमें कह रहे हैं कि मुझे अपने बचपन की याद आ रही है, तो मैं अपने यूके में जाके सेटल होना चाहता हूं और इन सारे मुद्दों से अलग हटना चाहता हूं, कंट्रोवर्सी से अलग हटना। चलिए देवंत, आपका धन्यवाद। एक छोटा सा ब्रेक के बाद कमोडिटी और करेंसी मार्केट्स पर फोकस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब फोकस कमोडिटी मार्केट्स में। और पूरी तरह से बाजार ग्लोबली सबका फोकस कच्चे तेल पर है और कल कमजोरी के बाद एक बेहद स्मार्ट रीबाउंड आता हुआ कच्चे तेल में। कल फाइनली ऑलमोस्ट 3% की मजबूती के साथ यूएस क्रूड में हमने उछाल आता हुआ देखा और बंद हुआ। क्यों? क्योंकि रिपोर्ट्स आई कि ओपेक मेंबर्स जो तमाम है और रशिया की शायद एक बैठक होगी, एग्री कर चुके हैं ये लोग कि मार्च में बैठक होगी जनवरी लेवल्स पे प्रोडक्शन को कैप करने पर, और इसलिए उछाल है। तो कार्वी काउंट्रेड के हिमांशु गुप्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हिमांशु जी, क्या मतलब हुआ? क्या इंडियन मार्केट्स में आज फर्दर बाइंग मोमेंटम आएगा या मुनाफा वसूली का दबाव हावी होगा? गुड मॉर्निंग आशीष जी। देखिए, मेरा समझना ये है कि इस तरह के रूमर्स अक्सर मार्केट में पिछले हम 1 महीने से देख रहे हैं और इवेंचुअली कुछ फाइनल टर्नआउट नहीं होने की वजह से सेल ऑफ देखने को मार्केट में मिलता है। तो मेरा मानना रहेगा कि अगर कोई उछाल मिलता है तो उस पर बिकवाली करें और इंट्राडे के लिए 2220, 2230 का लेवल रहेगा जहां पर शॉर्ट इनिशिएट किया जा सकता है 2140 के टारगेट्स के लिए। 2265 के ऊपर का स्टॉप लॉस मेंटेन रखें। ओके, तो कच्चे तेल में बिकवाली करके चलें। लेकिन सोना सर, तमाम निगेटिव्स हैं कि इक्विटी मार्केट्स में बाउंस और वगैरह वगैरह, उसके बीच में सोना स्ट्रेंथ दिखा रहा है। मैं रिपोर्ट्स पढ़ रहा था, कहा जा रहा था टेक्निकल एंगल है, टेक्निकली बड़ा स्ट्रांग हो रहा है। तो क्या ये मजबूती कंटिन्यू होने वाली है सर? जी बिल्कुल आशीष जी। देखिए, कल हमने हालांकि देखा था कि एक बार मार्केट ऊपरी स्तर से काफी तेजी से फिसला था, लेकिन उसी तरह से शाम यूएस सेशन में देखा कि बहुत अच्छे से लोअर लेवल्स पे फिर से बाइंग देखने को मिली। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि स्ट्रांग मोमेंटम जो है ईटीएफ इनफ्लोज हैं और फंड इंस्टीट्यूशनल बाइंग के चलते गोल्ड में मजबूती बनी है। और इसी के वजह से मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कि गोल्ड में अभी बिकवाली करने से बचें जब तक कि कोई कंफर्मेशन ना आ जाए कि ट्रेंड में वीकनेस आ गई है। और इंट्राडे के लिए 29,650 के लेवल्स पर बाई पोजीशन इनिशिएट किया जा सकता है 600 के आसपास, 29,850 का टारगेट और 450 के नीचे का स्टॉप लॉस। ठीक बात। कच्चे तेल में बिकवाली और सोने में खरीदारी करने की सलाह आपकी स्क्रीन पर। हिमांशु जी, सुबह वक्त निकालने के लिए आपका धन्यवाद। एक छोटा सा ब्रेक के बाद एक बार फिर से मार्केट चेक।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और सीएनबीसी आवाज पर आ गया है बाजार में पैसे बनाने के साथ साथ इनाम जीतने का मुकाबला। अगर आप सेबी में रजिस्टर्ड एडवाइजर हैं तो आप प्रो एडवाइजरी चैंपियनशिप के लिए रजिस्टर करें और पाएं चमचमाती मर्सिडीज कार जीतने का मौका। ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी का अनोखा मुकाबला जल्द ही शुरू होने वाला है। सेबी में रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स और रिसर्च एनालिस्ट के लिए आ रहा है शानदार मौका, प्रो एडवाइजरी चैंपियनशिप यानी PAC। सिर्फ सीएनबीसी आवाज पर आपको मिलेगा इस चैंपियनशिप का पूरा ब्यौरा और शानदार इनाम जीतने का मौका। और इसमें हिस्सा ले सकते हैं इंट्राडे और पोजिशनल कॉल्स देने वाले एडवाइजर्स। ये मुकाबला इक्विटी, कमोडिटी और करेंसी तीनों मोर्चों पर एक साथ चलेगा। तीनों में अपने अपने मुकाबले होंगे और हर रोज सबसे जबरदस्त कॉल देने वाले एडवाइजर्स को मिलेंगे शानदार प्राइज यानी 10-10 ग्राम सोना। और हर कैटेगरी में चैंपियनशिप जीतने वाले को मिलेगी चमचमाती मर्सिडीज कार। चैंपियनशिप में हिस्सा लेने के लिए आपको सेबी से रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर या रिसर्च एनालिस्ट होना जरूरी है। इसके बाद आपको advisoryमंडी.com के रजिस्ट्रेशन पेज पर जाना है, अपना ब्यौरा भरकर रजिस्ट्रेशन करवाना है और आप इस चैंपियनशिप में हिस्सा लेने के लिए तैयार हैं। चैंपियनशिप का पहला सीजन 21 अप्रैल से शुरू होगा और सबसे बड़ी बात, इस चैंपियनशिप में हिस्सा लेने के लिए आपको कोई फीस नहीं भरनी। चलिए, और मॉर्निंग कॉल में आज के लिए इतना ही। आप एक छोटा सा ब्रेक के बाद हेमंत और डिम्पी के साथ स्टॉक 2020।